नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक है मधुमेह के ऊपर में, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसका अलग अलग अगर हम इसकी टाइप्स अगर कहेंगे तो टाइप्स मेनली 2 इसके टाइप्स रहते हैं। इसको एक हम अगर ब्रॉड वे से इसको अगर सोचेंगे तो इंसुलिन पे जो डिपेंड है वो एक डायबिटीज़, और जो विदाउट इंसुलिन है मीन्स जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं मुंह द्वारा, जो है ओरली जो ट्रीटमेंट चलती है उनकी, तो वो है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। तो एक हो गया कि डिपेंडेंट इंसुलिन के ऊपर, दूसरा हो गया इंसुलिन के ऊपर नॉन डिपेंडेंट। ये एक हम कर सकते हैं। एक इसका और भी एक अगर और इसको अगर डेप्थ से अगर देखिए तो एक है जुवेनाइल डायबिटीज़, जो बचपन में रहेगा, शुरुआत में ही रहेगा। उसको कुछ ऐसा ड्यूरेशन नहीं चाहिए कि कितने ड्यूरेशन बाद, या फिर उम्र नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो बचपन में आपके शरीर में कभी भी हो सकता है, जिसको कहेंगे हम जुवेनाइल डायबिटीज़। और जो हेरिडिटी रहता है, कुछ ना कुछ आपकी मम्मी है, पिताजी है, या फिर आपके मामा जी है, या मौसी है, या फिर चाचा है, तो इस तरह से जो एक तो कहेंगे कि 2 अगर हम साइकिल रास्ते अगर पकड़ेंगे तो एक है कि मदर की जो पुरानी जो पीढ़ियाँ है उनकी इसमें, और दूसरा है फादर की पीढ़ियाँ उनकी इसमें, तो ये दोनों की इसमें पैरेलल में। तो इस तरह से अगर कहीं अगर आपका फैमिली में इसका हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलिटस की, या मधुमेह की, या शुगर की बीमारी की, तो फिर ये बच्चों में इसके चांसेस रहते हैं। तो अगर एक कोई है, आपको मदर में है या मदर के किसी फैमिली मेम्बर को है, तो फिर चांसेस 3 में से एक आधे को हो सकता है। अगर मदर और फादर को दोनों को डायबिटीज़ है या उनके फैमिली में है, तो बच्चों में अगर 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में होने के चांसेस इस पर ज़्यादा रहते हैं। और इसका जो अगर जिसको कहेंगे कि हेरिडिटरी, जिसको हम अगर कहेंगे, तो वो फिर आता है कि 40 उम्र या 45 उम्र या 50 उम्र, इस तरह से उम्र एज कहेंगे हम, तो 40, 45, 50 की उम्र में एकदम अर्ली स्टेज में इसको नहीं देखा जाता, ज़्यादातर नहीं देखा जाता। जैसे कि जिनको 15 की उम्र है, या 20 की उम्र है, या 25 की उम्र है, इस एज के कैटेगरी में ये पेशेंट बहुत कम मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मिलते नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, ये कहना भी गलत हो जाएगा। मिलते हैं, लेकिन इसकी जो संख्या जो है, नंबर्स जो है वो कम रहते हैं। जो हेरिडिटरी जिनकी हिस्ट्री रहती है, तो उनमें फिर वो 40, 45, 50 की उम्र में ये मिलने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या इनमें ज़्यादा वो वहाँ पे डायग्नोसिस हो जाता है उनका 40-45 की उम्र के आसपास में। और अगर हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहेंगे तो इसकी तो कोई उम्र नहीं है, कि इसका मंथ भी नहीं है, पहले महीने में, दूसरे तीसरे महीने में, या 1 साल में, या 2 साल में, ये किसी भी उम्र में शुरुआत में एकदम हो सकता है या पाया जाता है। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ में डायरेक्टली इंसुलिन ही चलाते हैं, लगभग इंसुलिन चलाते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ है पैंक्रियास से रिलेटेड या बीटा सेल से रिलेटेड, तो इनमें ये नहीं रहता है, जिसका पूरा कार्य है कि हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है उसको पचाना, या उसको फिर वहाँ के जो रिसेप्टर रहते हैं, ब्लड के रिसेप्टर, ब्लड में जो रिसेप्टर रहते हैं, जो ग्लूकोज को हमारे मसल में लगाते हैं, मसल तक पहुँचाते हैं, वो रिसेप्टर ही यहाँ पे काम करना टोटली जीरो हो जाता है, बंद होता जाता है, या करती ही नहीं, ये काम ही नहीं करते रिसेप्टर, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं रिसेप्टर। तो उस तरह से उसमें फिर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़, और जिनमें इंसुलिन रहता है लेकिन मात्रा कम रहती है, या इंसुलिन प्रोडक्शन जो है बॉडी का, पैंक्रियास का, बीटा सेल का, ये रहता है लेकिन कम रहता है, तो उस कारण से शरीर में जो शुगर है वो बढ़ती जाती है। तो ये हम कब कहेंगे कि हमें ये डायबिटीज़ है, ये हम कब कह पाते हैं, या इसको हम प्रॉपरली डायग्नोस कब कर पाते हैं? तो फास्टिंग का अगर आपके शरीर में अगर 110 के ऊपर आता है, और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, या फिर खाने के बाद की
जिसको हम कहेंगे कि 1.5 घंटे बाद की, तो ये आएगी आपकी 140 के अबव। अगर 110 के अबव फास्टिंग और पोस्ट मील जो है वो 140, उसका जो हम है एकक जो है mg पर DL आता है, 110 mg पर DL या 140 mg पर DL। इसके ऊपर ही निकल जाता है तो फिर अगर ये बार बार निकल रहा है, इसी तरह से हम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर और रिपीट करते हैं इसको, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको ये अभी आपकी शरीर मान नहीं रहा है, खुद इसको कम नहीं कर पा रहा है, आपको फिर इसमें ओरली कुछ दवाइयाँ शुरू कर देनी पड़ती है। दूसरा एक इसका पैरामीटर आता है, वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, GHB जिसको कहते हैं। ये भी एक पैरामीटर है जो आपके शरीर की लगभग 3 मंथ कहेंगे हम, तो 90 डेज तक आपका जो शुगर है वो किस तरह से, ये इसमें हम नापते हैं या इसमें हमें पता चल जाता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये भी एक इसको अल्टरनेटिव में बोला जाता है। तो ये 7 रहता है इसका जो पॉइंट है, या इसका जो भी जिसको हम नापते हैं, तो वो 7 रहता है इसका नापने में। अगर ये 7 के अबव आता है, उसका फिर अलग अलग से कैटेगरी की है, 7.5, 8 के अबव, तो ये फिर आपका अच्छा कंट्रोल नहीं है या गुड कंट्रोल नहीं है, इस तरह से इसको माना जाता है। या आपके 3 महीने में पिछले इसमें आपके शरीर में शुगर जो है वो प्रॉपर नहीं है, शुगर का लेवल जो है, ब्लड शुगर का लेवल है, ये प्रॉपर नहीं, ये बताया जाता है। या इसको हम उसमें वो जानकारी के लिए हम इसको चेक करते हैं GHB को, तो ये कर सकते हैं आपको। बाकी फिर जो टेस्ट रहती है अलग अलग तरह की, वो टेस्ट फिर कुछ 75 ग्राम की शुगर खा के भी एक टेस्ट रहती है, वो भी एक करवाते हैं कि आपने 75 ग्राम शुगर ले लिए और उसके बाद में फिर उसको फिर और जान आपने नाप लिया, शुगर को नाप लिया, इस तरह से भी करवाते हैं। तो ये सभी इसके टेस्ट है अलग अलग। और भी कोई टेस्ट है जिसमें फिर वो कॉम्प्लिकेशन देखने में उसको यूज़ करते हैं, आपका डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन देखने में। कुछ अगर आपके पैरों में नमनेस है, या फिर आपको टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, या फिर कुछ गर्माहट आपको महसूस हो रही है पैरों में या हाथों में, प्लांटर और पाल्मर हाथों वाला, ये जो है इसको पाल्मर कहेंगे, पाल्मर रीजन, और पैरों का जो है उसको प्लांटर कहेंगे। तो उसमें फिर अलग एक डिवाइस आता है जिससे नापा जाता है कि आपका जो शरीर में जो है कहाँ पे नर्व का एंडिंग है वो डैमेज है, या वो वर्क नहीं कर रहा है, या डैमेज हो गया है, उसको कहेंगे हम पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो ये एक वर्ड है। मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म इसलिए यूज़ करना नहीं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये फिर सभी को समझ में नहीं आएगी बात। तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है ये वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज़ के लिए, तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये सभी को इजीली समझ में आए। जो भी इसको अगर देखेगा, अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी अगर इसको देखता है तो भी उसको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये YouTube ये हर एक के एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है, कोई भी कहीं पर भी इसको देख सकता है। तो कोई गरीब से गरीब या जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इसको समझ पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म इसमें ना यूज़ करूँ। बाद में अगर हम इसका अगर कुछ लक्षण अगर कहेंगे, तो लक्षण शुरुआत में क्या क्या आ सकते हैं ये अगर देखते हैं, तो मेनली इसका जो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पेशाब में बहुत ज़्यादा इनको जाना रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा इनको पेशाब लगती है, बार बार पेशाब लगती है, इनको प्यास बहुत लगती है, इनको खाना ज़्यादा इनको लगता है कि मुझे अभी जल्दी से खाना है, या फिर मुझे बार बार खाना है, 2-3 घंटे में इनको भूख लगे जैसा लगता है। इस तरह से इसमें शुरुआत में लक्षण आते हैं। इसके कुछ हेतु बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसका विशेष वर्णन है मधुमेह की। इसमें मधुमेह का जो टर्म है वो प्रमेय करके इसमें आया है, आयुर्वेद में है प्रमेय। तो उसमें 20 टाइप्स प्रमेय के बताए गए हैं। अगर हम पित्तज के है, कफज के है और वातज के है, इस तरह से। तो कफज के 10 प्रमेय, पित्तज के 6 प्रमेय, क्षार काल नील लोहित मंजिष्ठा हरिद्रा, और फिर
वात का जो है हस्ती में है, मज्जा में है, मधुमेह है, ओजो में है जिसे हम कहेंगे, तो ये फिर 4 जो है वो वातज प्रमेय है। तो ये असाध्य बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो हम अगर इसको अगर अच्छे से अगर समझेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जिसमें फिर जैसे कहेंगे कि आल मेय है या फिर अलग अलग तरह के जो कफज के प्रमेय है, तो ये अलग अलग आते हैं, जिसमें फिर उसके कुछ लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। तो उतना हम आगे नहीं जाते हुए हम सिर्फ मधुमेह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मधुमेह हम समझ पाए। अगर इसमें ट्रीटमेंट का अगर पार्ट कहेंगे, इसका एक मैं आपको हेतु बता देता हूँ जो बहुत कॉमन अभी होते जा रहा है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरसाम पयांसी नवान्नपानम गूढ़वैकृतम प्रमेय हेतु कफकुच्च सर्वम। ये एक श्लोक है, आप इसको ज़्यादा इसको नहीं देखिए क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है, सबको नहीं समझ में आएंगे। लेकिन यही कहूँगा कि जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आरामदायक जिनकी लाइफस्टाइल है, उनके इसमें ये ज़्यादा पाया जाने वाला विकार है। ये जो आरामदायक है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, जो सोते रहते हैं, जिनको दिन में भी सोना है, रात को भी सोना है, दही या फिर जिसको दही की चीज़ें जो है, गुड़ की चीज़ें है, मीठा वाला, इस तरह से खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो सभी जो स्निग्ध है, पिष्टमय पदार्थ है, इस तरह के खान पान को लोगों में ये पाया जाता है। तो ये इसका मीनिंग हो जाता है आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अणुपरसाम पयांसी। ये जो जिसको कहेंगे कि जो नॉनवेज का जो है, उसमें भी मेनली जो मच्छी फिश का जो प्रकार है या फिश है, उसकी कुछ टाइप से उस तरह से जो जल में पाए जाते हैं या फिर जल से जिसका उत्पन्न होता है, जल निर्माण जिससे है, तालाब में पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं, इस तरह से, तो वो है अनुपमास पयांसी। तो उस तरह के व्यक्तियों में ये पाया जाने वाला व्याधि है। नवान्नपानम, नवान्नपान मीन्स जिस साल अन्न उत्पन्न हुआ उसी साल आप उसको ले रहे हैं, तो नव अन्न पान ऐसा वर्णन है। तो नव अन्नपान का सेवन नहीं करना है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे होने देना है। जैसे आपने अगर चावल ला रहे तो आप इसको चावल को तुरंत वाला नहीं लाना है, आपको पुराना चावल लाना है। कभी अगर आप मार्केट में जाते हैं, किराना दुकान में जाते हैं, ग्रॉसरीज लेने जाते हैं, तब आप पुराने चावल का वहाँ पे डिमांड करना है कि मुझे चावल चाहिए लेकिन नया वाला चावल नहीं चाहिए, मुझे पुराना चावल चाहिए, इस तरह से। तो वो नवान्नपानम। गुड़ वैकृतम मीन्स गुड़ और गुड़ से बनी हुई सभी चीज़ें, जिसको हम गन्ने का जो है, जिसमें प्रोडक्शन रहेगा, गन्ने से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, उस तरह शुगर भी उसमें आ गया फिर। तो ये सभी पदार्थ, तो ये पदार्थ भी हो गए और आहार और विहार इसमें दोनों भी आ गया। तो आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करनी है। अगर कोई करता है तो उनको तुरंत अलर्ट होके कुछ व्यायाम का आपने सोचना है कि मुझे मॉर्निंग में उठ के कहीं घूमने जाना है, जिसको हम कोई जिम को जाते हैं, कोई रनिंग को जाते हैं, कोई वॉकिंग को जाते हैं, कोई एरोबिक्स करते हैं, कोई जुम्बा करते हैं। इस तरह जो भी आपको सही लगे, जो भी आप उचित समझे, सिर्फ आपको सवेरे जल्दी उठ के ये सभी परफॉर्म करना है। जिसको जो आप लेते हैं वो पचना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कोई प्रोटोजोआ, इससे होने वाला डिसीज़ नहीं है। ये कोई इन्फेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जैसे कि डिस्लिपिडेमिया, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ जाना आपके शरीर में, ओबेसिटी, लठ जिसे हम कहेंगे कि स्थूलपन आ जाना, या जिसका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो 25 के अबव रह जाना। तो kg/m² इसका फार्मूला आता है BMI निकालने का। तो ये ओबेसिटी हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आपको घुटनों में दर्द है आपके ओवरवेट के कारण, उस तरह से आपका परेशानी हो गई, या फिर आपको एंकल जॉइंट में पेन है, ये परेशानी हो गई। तो ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या थायराइड हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया।
तो आपको ये सभी बातें पहले ही पता रहनी चाहिए कि हमें ये डिसीज़ क्यों हो रहा है, या ये डिसीज़ हमारे इंडिया में क्यों फैल रहा है, या हर एक घर में ये डिसीज़ क्यों पाया जा रहा है। तो आपको पहले आपका जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आपको आहार विहार है, उस पर पहले फोकस करना है। अगर आप इस पर फोकस करते तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको नहीं होगा। आपको घी के बारे में जानकारी चाहिए, कब खाना है, कितना खाना है, उसके ऊपर क्या पीना है। कभी भी गुनगुना पानी जो है, गुनगुना जल जो है, ये किसी भी स्निग्ध पदार्थ के ऊपर आपको लेना है। जैसे आप पूरियाँ खा रहे, पूड़ी जिसको कहते हैं, पूरियाँ कहेंगे तो, या फिर दाल बाटी चूरमा जैसे है, या कोई मीठा है, या दूध से बनाए कुछ रबड़ी जैसा है, या फिर घी अगर ले रहे हैं आप, तो इसके ऊपर आपको एकदम फिक्स आपने दिमाग में रखना है कि इसके ऊपर गुनगुना पानी पीना है, सादा पानी नहीं पीना है। तो इस तरह आपको चेंजेस करने पड़ेंगे आपके आहार और विहार में। दिन में बिल्कुल सोना नहीं है। दिन में सोने से शुश्रुत संहिता में कहा है कि सर्वदोष प्रकोपनम, तो इस तरह से आपको ये भी अवॉइड करना है, दिन में नहीं सोना है बिल्कुल। आहार जो है वो आपकी जो हेल्थ है, आपका जो वर्क है, उसके हिसाब से आपका आहार रहेगा। आपका अगर वर्क जो है वो अगर ऑफिस में है, कम आप वर्क कर रहे हैं, शारीरिक वर्क कम है, तो 1800-2000 किलो कैलोरी आपके लिए सफिशिएंट है। उसके लिए 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा आपका एक आधा जिसको कहिए कि दाल, एक आधी दाल रहेगी। तो इस तरह से आपका हो जाता है उसमें। तो आहार को आपको थोड़ा सा सोचना है आहार के बारे में। दही आपको रोज़ाना नहीं लेना है, अभिसंधि है दही। ये सभी चैनल्स को आपके शरीर के ब्लॉक करता है, इसको अभिसंधि कहा गया है, इसलिए दही नहीं लेना है। तो हर रोज़ नहीं लेना है, आप कभी कभार ले सकते हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में ले सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं लेना है। तो दही को अवॉइड करना है। तो ये सभी चीज़ें आप अगर इसको करते हैं तो आहार विहार को आप कंट्रोल कीजिए, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कीजिए, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। और हम अगर इसके ट्रीटमेंट के पार्ट में जाते हैं, अभी आपको मैंने इसका ये डिसीज़ के बारे में बताया, लक्षण के बारे में बताया, इसके कुछ टाइप्स है उसके बारे में बताया, इसके हेतु के बारे में बताया, इसके कुछ सिम्टम्स है उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो अभी हम जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के पार्ट की तरफ। ट्रीटमेंट के पार्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस लिए ट्रीटमेंट करना है। एक तो रहेगा कि आपका शुगर लेवल ये मेंटेन करना है, या फिर जिसको 110 फास्टिंग में और बिलो 110, और पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर ये 140, बिलो 140। तो इस तरह से आपको टारगेट है, तो उसके लिए मेडिसिन अलग अलग रहेगी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हुई है, या फिर रेटिनोपैथी डेवलप हुई है, या फिर कुछ नेफ्रोपैथी डेवलप हुई है, तो ये अगर डेवलप हो जाती है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है आपकी इसमें, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जिसको हम कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन बना रहना, या फिर स्लगिश उसका मूवमेंट रहना, या गैसेस ज़्यादा फॉर्म होना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन। तो ये सभी बातें अगर आपके शरीर में उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए फिर अलग से आपका ट्रीटमेंट का पार्ट चलेगा। तो इसको मैं एक बहुत शॉर्ट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ, आपका ट्रीटमेंट का पार्ट, कि आपको सही डॉक्टर के पास जाके, जो भी आपके नज़दीक में जो आयुर्वेद फिजिशियन है उनके पास जाके आपको प्रॉपर सलाह से, उनके सलाह से आपको ये ट्रीटमेंट का पार्ट कर सकते हैं। कुछ मैं 10-15 दवाई के नाम बताता हूँ, सिर्फ ये नॉलेज की पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ आपको ये खुद से बिल्कुल ही नहीं लेना है, सिर्फ आपका नॉलेज रहे उस कारण से मैं बता रहा हूँ। जैसा कि कुछ ये नाम जो मैं लूँगा ये आपको तुरंत जाके ख़रीदना नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि इससे फिर अलग से दोष बढ़ेंगे। जैसे कि मैं अगर जामुन बताऊँगा आपको, जामुन सबको पता है, जामुन का बीज का पाउडर इसमें लेते हैं, लेकिन ये अगर ज़्यादा लेना हुआ आपका, तो इससे वात गुण भी बढ़ेगा आपको मस्कुलर डिसऑर्डर ये भी होने के चांसेस रहते हैं। मसल पेन, या मसल पे आपको स्ट्रेंथ नहीं रहना, कमजोरी आना,
या फिर मसल दर्द करते रहना या फिर जॉइंट्स दर्द करते रहना, ये इस तरह के ज़्यादा खाने से आपको ये कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ का दवाई ये एक दिन वाली चलने वाली दवाई नहीं है, ये आपकी तो दवाई बहुत लंबी चलेगी, कितने साल चलेगी, आपके आखिरी सांस तक चलेगी ये दवाई। तो इसका कोई शुरुआत एक कर लिए कि कर दिए फिर तो, लेकिन आप इसको मेंटेन रख सकते हैं आप अगर प्रॉपर बेसिस में जाते हैं तो। पंचकर्मा भी इसमें करवाना अच्छा रहता है, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, और फिर ट्रीटमेंट भी रहती है। गुड़मार इसमें आता है, गुड़मार करके प्लांट है, या फिर इसमें एक विजय सार आता है, विजय सार भी एक है। तो इस तरह से आप इसमें ट्रीटमेंट का पार्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम जो इसका जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो हम कहीं और इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जो सेशन है वो हो जाएगा। तो इसको हम अलग से एक जिसको कहेंगे कि अलग वे से, मीन्स शुगर कौन से दवाई से या किस दवाई से आपको शुगर मेंटेन कर पाएंगे, या फिर इसके जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है उसमें किस तरह से दवाई को लेना है, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ में किस तरह से ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है, या फिर पंचकर्मा में किस तरह से हम इसको हम ऐड कर सकते हैं पंचकर्मा में, जैसा कि वमन है, विरेचन है, बस्ती है। तो ये कैसे कौन सी दवाई से करना है। सबको पता है कि मदन फल को वमन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ग्रंथ में और भी कुछ दवाई का अलग से वर्णित है मधुमेह को लेके। तो वो हम थोड़ा सा अलग वे से इसको जाएंगे और प्रॉपर तरीके से एक पूरे सेशन को, पूरा जो एक वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, वो हम जो ट्रीटमेंट का पार्ट है उसको लेके करेंगे, जिसमें फिर रेटिनोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या अलग और भी जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए कॉम्प्लिकेशन, वो सभी उसमें आते हैं। तो ये वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि ये इलाबोरेट करके आपको सही ढंग से इसका जानकारी मिले। आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि आप अगर इसको लाइक करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, तभी मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलता है कुछ और करने का और आपको कुछ देने का। जिस आयुर्वेद के हिसाब से, मेडिकोस के हिसाब से, आपको डिसीज़ के हिसाब से, उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से उसकी जानकारी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता रहूँ, और ये कारवा जो है हमारा वो चलता रहे, लाइफ लॉन्ग चलता रहे। इसी के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।